हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एग्जाम वार। दोस्तों एग्जाम वार की एरर पंच सीरीज के आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स बनते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखते टाइम पे कॉपी और पेन को लेकर बैठे होंगे और जितने भी फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको कहीं पे नोट डाउन करते रहेंगे ताकि आप उनको बाद में जब मन चाहे रिवाइज कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों 21 क्वेश्चन में क्या लिखा है? अनलेस यू टेक इंटरेस्ट इनटू द स्टडीज यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। ए बी सी डी 4 पार्ट्स हमने करके रखे हैं और आई थिंक आप लोगों ने आंसर इसका अभी तक गेस कर लिया होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं आंसर इसका क्या बनता है, क्या पॉइंट यहां से निकल के आता है। देखते दोस्तों अनलेस, पहली कंडीशन अनलेस के साथ शुरू होती है। अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल दो ऐसे वर्ड है जिनको हम कभी भी फ्यूचर टेंस में, किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में कभी भी इनको हम यूज नहीं करते हैं। अच्छा, जब फ्यूचर टेंस में यूज नहीं करते हैं तो एक क्वेश्चन और बन जाता है, इनको हम यूज कहां पर करते हैं फिर? तो दोस्तों इनको जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन से? जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये रही, ये दोनों वर्ड नेगेटिव हैं। कैसे वर्ड है ये दोनों वर्ड नेगेटिव है और इसीलिए इनके साथ नॉट, डू नॉट, डज नॉट, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन इनके साथ यूज नहीं करते हैं। तो इतनी बात हो गई अनलेस और अनटिल के रिगार्डिंग। तो शुरू करते हैं। अनलेस यू टेक इंटरेस्ट, तो यू रहा अपना सब्जेक्ट और टेक रहा वर्ब। सब्जेक्ट भी प्लरल है और वर्ब भी प्लरल है, बिल्कुल ठीक, पार्ट ए बिल्कुल ठीक है। और इस टेंस को जिसको हमने अनलेस के साथ लिखा है उसको हम फ्यूचर में भी नहीं ले गए, उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा है। तो पार्ट ए बिल्कुल ठीक है अभी तक फिलहाल। अब पार्ट बी में क्या है? टेक इंटरेस्ट इनटू। अब ये बात गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे हमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और वो क्या करेक्शन है दोस्तों? टेक, टेक एन इंटरेस्ट और इनटू नहीं, क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए। दोस्तों इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ प्रेपोजिशन इन फिक्स रहता है और इंटरेस्ट के अलावा और भी कुछ वर्ड है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा स्पेशलाइज या प्रोफिशिएंट या एबिलिटी, तो ये भी कुछ और वर्ड है जिनके साथ प्रीपोजिशन इन फिक्स रहता है। तो आई थिंक दोस्तों बात यहां तक आपको समझ में आई होगी। अच्छा, इसके अलावा यहां पर हमने जो एक्सप्रेशन बनाया है एन इंटरेस्ट इन, तो एन इंटरेस्ट इन का मतलब होता है टू बी इंटरेस्टेड इन। क्या मतलब होता है? टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग, मीन्स किसी चीज में कुछ इंटरेस्ट होना। और इससे ही मिलता जुलता एक और एक्सप्रेशन है, एक और इडियम है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन थंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको हम बोलते हैं ग्रीन थंब। और इस ग्रीन थंब का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू हैव नेचुरल इंटरेस्ट, टू हैव नेचुरल इंटरेस्ट। तो आई थिंक दोस्तों बात यहां तक समझ में आई होगी, सारे पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर निकला वो निकला बी। और बी में क्या निकला? हमें इंटरेस्ट से पहले एन इंसर्ट करना है और इंटरेस्ट के बाद जो हमने इनटू प्रीपोजिशन लगाया है उस इनटू के प्लेस पर इन लिखना है। तो दोस्तों इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। पार्ट बी की प्रॉब्लम हुई। अच्छा, पार्ट सी को भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। लिखा हमने यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन में सफल नहीं हो सकते।
तो पार्ट सी बिल्कुल ठीक है, पार्ट ए बिल्कुल ठीक है, पार्ट बी की दिक्कत है। और क्या दिक्कत है इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चलिए दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है लास्ट वीक व्हेन आई रीच्ड वीरूज हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। तो कहने का मतलब लास्ट वीक जब मैं वीरू के घर पे गया तो मुंबई के लिए पहले ही निकल चुका था। तो ये दोस्तों पास्ट परफेक्ट की कंडीशन गिवन है। और पास्ट परफेक्ट में होता क्या है सबको पता है, दो एक्शंस होते हैं, एक्शन 1 और एक्शन 2। इसमें से एक एक्शन पहले होता है, दूसरा एक्शन बाद में होता है। जो पहले वाला एक्शन होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद वाला एक्शन रहता है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। ये तो बात हो गई टेंस की, ये तो बात हो गई टेंस की। अच्छा, अब टेंस के अलावा अब इसको हमें चेक कैसे करना है दोस्तों, चेक कैसे करेंगे, अगर कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस जिसमें हमने यूज किया है yesterday, ago, before या इसके अलावा प्रीवियस डे या लास्ट के साथ कोई एक्सप्रेशन, लास्ट के साथ एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन अगर लास्ट के साथ बनता है तो वो टेंस ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट ही होना चाहिए। इतनी बात आप लोग समझिए। तो लास्ट, एगो, बिफोर, लास्ट के साथ में कोई एक्सप्रेशन हुआ, यस्टरडे हमने यूज किया, तो वो सेंटेंस रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस टेंस में हमने यूज कर दिया लास्ट वीक। अब लास्ट वीक यूज करने की वजह से ये सेंटेंस अपना जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए लेकर चलते हैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में। लास्ट वीक व्हेन आई रीच्ड, सेकेंड फॉर्म ने यूज किया और पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम प्रोसीड किए। आई रीच्ड वीरूज हाउस। यहां पे आपको एक बात और याद रखनी है, क्या वो बात है, जब भी हम सेंटेंस में रीच वर्ब को यूज करते हैं तो रीच के बाद कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। जैसे होम से पहले कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है, उसी टाइप से रीच के बाद भी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। तो इतनी बात आप लोग यहां से समझ कर रखिए। तो दोस्तों यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं मिली, वीरू के घर पहुंच गए। अच्छा, अब सेंटेंस दूसरा हो गया, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। तो अब यहां पर दोस्तों दो एक्शंस हैं। दो एक्शंस कौन कौन से हैं, एक तो मैं लास्ट वीक वीरू के घर पे गया, और दूसरी बात यह है कि वो मेरे घर पे जाने से पहले ही मुंबई के लिए निकल गया था। तो इससे पहले कौन सा इवेंट हुई, पहले कौन सा एक्शन हुआ, पहले वो मुंबई के लिए निकला और बाद में हम उसके घर पे गए। तो जब एक्शन पहले मुंबई वाला हुआ है तो इसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इसका निकलेगा बी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आई थिंक दोस्तों बात यहां से आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स। अब दोस्तों यहां से इट इज हाई टाइम की कंडीशन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो इट इज हाई टाइम या इट इज प्रीसियस टाइम या इट इज सुइटेबल टाइम। आई मीन इट इज टाइम के एक्सप्रेशन के साथ अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ है तो उसके साथ में दो कंडीशंस बनती हैं। वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, देखो कंडीशन नंबर 1 है इसके साथ हम 2 प्लस V1 ले लें और सेंटेंस को प्रोसीड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और कंडीशन नंबर 2 है इसके साथ में हम सेंटेंस मोड में चलें। सेंटेंस मोड का मतलब हम सब्जेक्ट यूज करें, फिर हम वर्ब यूज करें और फिर हम ऑब्जेक्ट यूज करें। ऑब्जेक्ट ना भी यूज करें तब भी बात बन जाएगी, लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट यूज किया तो वर्ब तो यूज करना ही पड़ेगा। अब देखते दोस्तों
दोस्तों ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सेकेंड मोड यूज किया तो ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट ही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट ही होना चाहिए। दोस्तों इतनी बात याद रखना। तो इट इज हाई टाइम, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हमने यूज किया सब्जेक्ट ही हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब कौन सा रहता है? वो रहता है V2। तो हमने स्टैंड का क्या लिखा? स्टूड लिखा, V2 लिखा, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टैंड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो क्या होता है? ऑन होता है। तो ऑन में भी कोई दिक्कत नहीं है। खड़ा होना है उसको किस पे? हिज ओन टू लेग्स, अपने दो पैरों पर। तो इतनी बात तो ठीक है, हिज ओन, अपने खुद के, टू लेग्स, दो पैरों पर। दोस्तों ये दिक्कत है। पार्ट सी में एरर है। क्या एरर है? दोस्तों यहां पर इस सेंटेंस में हम लोग फिजिकल अपने पैरों पर खड़े होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेल्फ डिपेंड होने की बात कर रहे हैं। और सेल्फ डिपेंड होने की बात के लिए हम टू लेग्स यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेग्स यूज करेंगे। टू बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जो राइट आंसर बनेगा, ही स्टूड ऑन हिज ओन लेग्स, कहने का मतलब वो खुद के पैरों पर खड़ा हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो राइट आंसर दोस्तों इसका निकलेगा सी। और प्रॉब्लम क्या है? यहां से हमको टू रिमूव करना पड़ेगा। आई थिंक दोस्तों ये बात आपको क्लियर हुई होगी, सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में लिखा है ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। तो देखते हैं इसका दोस्तों A, B, C या D आंसर निकलता है। तो ही इज कैपेबल टू डू, प्रॉब्लम पार्ट 1 में हो गई, पार्ट ए में प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई दोस्तों? प्रॉब्लम हो गई कैपेबल टू। दोस्तों कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन टू यूज नहीं होता है, कैपेबल के साथ यूज होता है ऑफ। क्या यूज होता है दोस्तों? ऑफ यूज होता है। अच्छा, ऑफ और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ यूज होता है। वो वर्ड क्या है दोस्तों? पहला वर्ड है जो कई बार पूछा जाता है, वो है कंसिस्ट, दूसरा है बोस्ट, तीसरा है एक्यूज, चौथा है एक्विट और पांचवा है अफ्रेड, अवेयर। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ ही यूज होता है। तो आप इनको लर्न कर लीजिए, कहीं पर राइट कर लीजिएगा और इनको आप लर्न कर लीजिए। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ये वो वर्ड्स हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर निकला वो निकला ए में हमें टू को किससे रिप्लेस करना है? टू के प्लेस पर यूज करना है, ऑफ यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि कैपेबल के साथ ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है। तो आई थिंक दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। स्टेपुलेटेड पीरियड का मतलब हुआ गिवन टाइम या गिवन पीरियड। तो दोस्तों इतनी बात यहां से आप समझिए। और आई थिंक दोस्तों सारे फैक्ट ये वर्ड आपने राइट कर लिए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है देयर इज वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब देयर इज वन ऑफ हिज नॉवेल्स मींस उसकी नॉवेल्स में से एक नॉवेल है जो इंटरेस्टिंग है। तो अब एक एक कंडीशन को हम लोग समझते हैं। दोस्तों जब भी सेंटेंस अपना हेयर, देयर, अप, डाउन, फॉलोइंग या कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन या नेगेटिव एडवर्ब, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, तो जब इनसे सेंटेंस की शुरुआत होगी तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे और फिर हम सब्जेक्ट। कहने का मतलब इस केस में इन्वर्जन होगा और इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। बट इतनी बात आप ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो जब हमने देयर यूज किया तो उसके साथ में यूज किया इज, और इसका मतलब अब इसके बाद में हम सिंगुलर सब्जेक्ट राइट करेंगे। तो हमने क्या लिखा?
1, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ हिज नॉवेल्स, उसकी नॉवेल्स में से एक नॉवेल है। फिर क्या लिखा, दैट आर इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग है। तो अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए निकल के आता है, वो क्या है, वो है आरपी का, आई मीन रिलेटिव प्रोनाउन का। इसमें हमने आरपी क्या यूज किया है, दैट। क्या यूज किया दोस्तों, दैट। तो पहले तो हम ये सीख लेते हैं दैट हम यूज कब करेंगे। दैट हम कब यूज करेंगे, देखो, जब जब सेंटेंस में दैट से पहले यूज होगी कोई सुपरलेटिव डिग्री, किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज है तो उस सेंटेंस का जो आरपी होगा वो दैट ही होगा। किसी सेंटेंस में यूज है ओनली या फ्यू या समथिंग या नथिंग या द सेम, तो ऐसे एक्सप्रेशन वाले सेंटेंसेस में जब हमको आरपी की जरूरत पड़ती है तो हम यूज करते हैं दैट। तो ये इस पॉइंट से तो हमने ये जस्टिफाई कर दिया ये दैट बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सेंटेंस में हमने क्या यूज किया है, वन ऑफ हिज नॉवेल्स। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातें, इसको हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और साथ ही साथ किसके लिए, ह्यूमंस के लिए भी। तो इस केस में हम इसको यूज करते हैं, और इसको हमने यहां पर हमने यूज किया है नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो अब हम देखते हैं दैट का केस क्या बनता है। दोस्तों, दैट रहा आरपी, और आरपी का जो एंटीसीडेंट होगा, आई मीन जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो है वन ऑफ हिज नॉवेल्स, वन ऑफ हिज नॉवेल्स। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट अपना प्रीपोजिशन से पहले होगा। तो प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ है, सॉरी प्रीपोजिशन क्या दोस्तों, ऑफ है, और ऑफ से पहले क्या लिखा है, वन। तो सब्जेक्ट अपना क्या निकला, वन, जिसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर भी क्या यूज किया था, इज यूज किया था, और आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। तो वन सब्जेक्ट बना, तो कैसा बना, ये बना सिंगुलर, और अब इसको सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो वर्ब चाहिए वो भी सिंगुलर ही चाहिए। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो अब इसका जो मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो हिज नॉवेल्स तो है नहीं, क्योंकि इसको हमने प्रीपोजिशन के बाद में लिखा है। अब सब्जेक्ट क्या है, वन है, तो वन के अकॉर्डिंग इधर भी हमने क्या यूज किया, इज, और इधर भी हमने क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर हमें इज ही यूज करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। आई थिंक दोस्तों बात इतनी आपको समझ में आई होगी। राइट आंसर सी निकला। क्यों निकला, आपने देखा, यहाँ पर सारे फैक्ट्स हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर निकला सी। अच्छा, इसके साथ ही साथ आज की क्लास को खत्म करने से पहले मैंने आपके लिए आज का क्वेश्चन राइट कर दिया है। एक बार उस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाए। ही हु डू नॉट पार्ट ए learn from his mistakes part B is born to fail part C no error part D। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, जय हिंद।